Good afternoon. Hello friends, this is Supriya. I hope you all are good. Welcome to my channel. And today in this video we will read chapter 2 Principles of Management. Its PDF you will get my Telegram and the link you will get my description. So let's start today's chapter. सबसे पहले समझते हैं हम प्रबंध के सिद्धांत की मीनिंग। प्रबंध के सिद्धांत सत्य पर आधारित हैं। ऐसे आधारभूत कथन होते हैं जो प्रबंधकीय निर्णय लेने में मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। हमारे मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो किस पर आधारित होते हैं? वो सत्य पर आधारित होते हैं। और एक ऐसे आधारभूत कथन होते हैं जो कि प्रबंधकीय निर्णय लेने में मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रबंध के निर्णय लिए जाते हैं उन निर्णयों में ये क्या करते हैं? मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। अब समझते हैं प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति। फर्स्ट पॉइंट आता है आपका सर्वप्रयुक्त। प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, अर्थात ये सभी क्षेत्रों में समान रूप से लागू होते हैं। सभी व्यावसायिक तथा गैर व्यावसायिक संस्था अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लगभग एक समान रूप से इन सिद्धांतों को अपनाती है। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो सभी ऑर्गेनाइजेशनों के लिए अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कैसे अपनाया जाता है? एक समान रूप से अपनाया जाता है, इसलिए कैसे होते हैं? सर्वप्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सामान्य मार्गदर्शन। प्रबंध के सिद्धांत सामान्य मार्गदर्शन होते हैं जिनको कठोरता से लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि व्यावसायिक स्थितियां जटिल होती हैं और हमेशा परिवर्तित होती रहती हैं। हमारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो सामान्य मार्गदर्शन के होते हैं और इनको हम कठोरता से लागू नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारी जो व्यावसायिक स्थितियां होती हैं वो कैसी होती हैं? वो जटिल होती हैं और वो हमेशा चेंज होती रहती हैं, परिवर्तित होती रहती है, इसीलिए हम इनको कभी भी कठोरता से लागू नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपका आता है अभ्यास एवं शोध द्वारा निर्मित। प्रबंध के सिद्धांत विशेषज्ञों द्वारा कई वर्षों के अभ्यास, अनुभव तथा शोध के बाद निर्मित किए गए हैं। हमारे मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको कैसे लागू किया गया, उनको कैसे निर्मित किया गया? उनको कई विशेषज्ञों द्वारा, कितने स्पेशलिस्ट द्वारा कई वर्षों से उनका अभ्यास किया गया, उनका अनुभव किया गया, उनका शोध किया गया, उसके बाद में हमारे प्रिंसिपल्स को निर्मित किया गया है। नेक्स्ट आपका आता है लोचशील। प्रबंध के सिद्धांत लोचशील होते हैं क्योंकि ये नई समस्याओं के अनुरूप संशोधित तथा परिवर्तित होते रहते हैं। हमारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो लोचशील होते हैं और जितनी भी हमारी समस्याएं आती हैं उन नई समस्याओं के अनुरूप ये हमेशा चेंज होते रहते हैं, संशोधित होते रहते हैं, इसीलिए इनको लोचशील बोला गया है। नेक्स्ट आपका आता है प्रबंध मुख्यतः व्यवहारिक। प्रबंध के सिद्धांत मुख्यतः व्यवहारिक होते हैं क्योंकि इनका सीधा संबंध मानवीय व्यवहार से होता है तथा इनका उद्देश्य मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करना होता है। हमारे जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं उनका जो व्यवहार होता है वो कैसा होता है? वो व्यवहारिक होता है क्योंकि इनका जो सीधा संबंध होता है वो मानवीय व्यवहार से होता है और इनका जो मेन उद्देश्य होता है वो मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करना होता है। नेक्स्ट आपका आता है कारण एवं परिणाम संबंध। प्रबंध के सिद्धांत कारण एवं परिणाम से संबंधित होते हैं और उनका संबंध स्थापित करते हैं। ये बताते हैं कि किसी काम को किसी विशेष परिस्थिति में किया जाए तो इसके क्या परिणाम मिलेंगे। हमारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमको बताते हैं कि किसी भी कार्य को अगर आप किसी स्पेशल परिस्थिति में या स्पेशल टाइम में करते हैं तो उसका जो परिणाम है वो आपको क्या मिलेगा। नेक्स्ट आपका आता है अनिश्चित। हमारे जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं वो निश्चित नहीं होते हैं, अनिश्चित होते हैं, अनफिक्स्ड होते हैं। इनकी जो परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है, इनके ऊपर जो परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है वो कैसा होता है? वो परिस्थितियों के अनुसार, जब हमारी परिस्थितियाँ चेंज होती हैं, परिस्थितियों के अनुसार लागू करना है या नहीं लागू करना है, इस चीज़ का निर्णय हम कैसे लेते हैं? इस चीज़ का निर्णय हम ऐसे लेते हैं कि हमारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो अनिश्चित होते हैं। वो अनिश्चित इसलिए होते हैं क्योंकि इनका जो सीधा प्रभाव है वो परिस्थितियों पर पड़ता है। अब अगर हमारी परिस्थितियाँ चेंज होती रहेंगी तो हम उन परिस्थितियों के अनुसार ही, उनको देखते हुए ही प्रिंसिपल्स के लिए निर्णय लेते हैं कि हमको इनको लागू करना है या फिर नहीं लागू करना है। अब नेक्स्ट आपके आते हैं प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका प्रबंधकों को उपयोगी ज्ञान उपलब्ध कराना। ये क्या करता है? प्रबंधक जो होते हैं, हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रबंधक होते हैं उनको क्या करता है? उपयोगी ज्ञान उपलब्ध कराता है। प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधक को बताते हैं कि विभिन्न परिस्थितियों में उसे कैसे काम करना चाहिए तथा कैसे निर्णय लेने चाहिए ताकि उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सके। हमारे मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो प्रबंधक को बताते हैं कि
किसी स्पेशल परिस्थिति में या फिर चेंज होती हुई परिस्थिति में, क्योंकि जो परिस्थितियाँ हैं वो हमेशा चेंज होती रहती हैं, तो उन स्थितियों में उनको क्या करना है, उनको कैसे काम करना है, कैसे निर्णय लेना है, ताकि वो क्या कर सके, उनके जो उद्देश्य हैं उनको आसानी से कैसे अचीव कर सके, कैसे प्राप्त कर सके। तो वो हमें कौन बताता है, प्रबंध के सिद्धांत बताते हैं। नेक्स्ट है आपका संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। प्रबंध के सिद्धांत मानवीय संसाधन तथा भौतिक संसाधन के बीच समन्वय स्थापित कर संसाधनों की बर्बादी को रोकते हैं, जिससे संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग संभव हो पाता है। प्रिंसिपल्स जो होते हैं, हमारे मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, मानवीय संसाधन तथा भौतिक संसाधन, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बिटवीन समन्वय स्थापित करते हैं। और समन्वय स्थापित करने के साथ साथ हमारे जो संसाधन होते हैं उनकी जो बर्बादी होती हो उसको भी रोकते हैं, और रोकने के साथ साथ हमारे संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग को भी संभव बनाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है वैज्ञानिक निर्णय। वैज्ञानिक निर्णय का अर्थ है संतुलित निर्णय। प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं ताकि वे संतुलित निर्णय ले सकें। जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो प्रबंधक होते हैं उनको एक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। किस लिए, इसलिए ताकि वो संतुलित निर्णय ले सकें। नेक्स्ट आपका आता है बदलती पर्यावरण की आवश्यकताओं को पूरा करना। व्यावसायिक वातावरण में दिन प्रतिदिन परिवर्तन होते ही रहते हैं। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो व्यवसाय होता है, बिजनेस होता है, उसके जो इन्वायरमेंट होते हैं वो दिन प्रतिदिन चेंज होते रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों को इस चुनौती का सामना करने के योग्य बनाते हैं। प्रबंध के सिद्धांत, प्रबंध के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रबंधक होते हैं, जो ऑनर होता है, उनको क्या करता है, इन चुनौतियों का सामना करने के योग्य बनाता है। नेक्स्ट आपका आता है सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करना। प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों की कार्यकुशलता में वृद्धि कर कर्मचारियों को उचित वेतन प्रदान कर सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने में सहायता करता है। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो प्रबंधकों की जो कार्य कुशलता होती है उसमें भी वृद्धि करते हैं। कर्मचारियों को उचित वेतन प्रदान कर, कर्मचारी जो होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहे हैं, उनको क्या करते हैं, उनका उचित वेतन प्रदान करने में सहायता करते हैं। उसके साथ साथ सामाजिक उत्तरदायित्व होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक बिजनेस का कुछ सामाजिक उत्तरदायित्व होते हैं, उनको सामाजिक उत्तरदायित्व को भी ध्यान में रखना पड़ता है। इसीलिए उनके जो सामाजिक उत्तरदायित्व होते हैं उनको पूरा करने में भी क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। अब आपका नेक्स्ट आता है फेयोल के प्रबंध के सिद्धांत। जो फेयोल का परिचय है पहले वो पढ़ते हैं। हेनरी फेयोल ने खान इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की थी। उन्होंने ये डिग्री कब प्राप्त की थी, 1841 से 1925 के बिटवीन में प्राप्त की थी। उसके बाद में उन्होंने क्या किया था, एक कोयले की खान की कंपनी में इंजीनियरिंग के रूप में कार्य किया था। उन्होंने पहले एक इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की, और डिग्री प्राप्त करने के बाद में एक कंपनी में, कोयले की खान की एक कंपनी थी जिसमें उन्होंने क्या किया, इंजीनियरिंग के रूप में कार्य किया। और उस कार्य को शुरू करने के बाद में उन्होंने 1888 में वे मुख्य कार्यपाल के पद पर पहुंच गए थे। उस कंपनी में उन्होंने कार्य किया। कार्य करना शुरू करने के बाद में 1888 में वो उस कंपनी के मुख्य कार्यपाल के पद पर पहुंच गए थे। उस समय कंपनी दिवालियापन की स्थिति में थी। उस टाइम पे क्या था, जब वो मुख्य कार्यपाल के पद पर पहुंचे थे तो क्या था, उस टाइम पे जो कंपनी थी, जिस कंपनी में वर्क कर रहे थे, वो कंपनी किस स्थिति में पहुंच गई थी, दिवालियापन की, मतलब पूरे तरीके से वो कंपनी लॉस में पहुंच गई थी। उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार कर प्रबंधकीय तकनीकों को लागू किया, जिससे कंपनी की स्थिति बहुत मजबूत हो गई। उन्होंने क्या किया, जब कंपनी पूरी तरीके से दिवालियापन की स्थिति पे पहुंच गई थी, कंपनी पूरी तरीके से लॉस में थी, जोखिम में थी, तो उन्होंने क्या किया, प्रबंधकीय तकनीकी के जो प्रबंधकीय तकनीकी को क्या किया, उन्होंने लागू किया और उस चुनौती को स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद में उस तकनीक को लागू किया। लागू करने के बाद में क्या हुआ, उससे उस कंपनी में बहुत ज़्यादा मजबूत हुई, मतलब उस कंपनी की जो स्थिति थी बहुत ज़्यादा ठीक हुई। और ठीक होने के बाद में निम्न योगदानों के कारण उन्हें प्रबंध सिद्धांतों का जनक माना जाता है। फेयोल के सिद्धांत निम्न है, मतलब कहने का क्या मतलब है यहाँ पे कि फेयोल का परिचय है। हेनरी फेयोल जो है उन्होंने 1841 से लेकर 1925 के बिटवीन एक इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की थी। और डिग्री प्राप्त करने के बाद में उन्होंने क्या किया, कोयला खान की एक कंपनी थी जिसमें उन्होंने इंजीनियरिंग का काम शुरू किया। और काम शुरू करने के बाद में 1888 में वो वहाँ उस कंपनी के मुख्य कार्यपाल के पद पर पहुँच गए। और कार्यपाल के पद पर पहुँचने के बाद में उसी टाइम पर वो कंपनी पूरी तरीके से दिवालियापन की स्थिति में थी और वो कंपनी पूरी तरीके से लॉस में थी। तो उन्होंने क्या किया, इस चुनौती को स्वीकार किया और चुनौती को स्वीकार करने के बाद में प्रबंधकीय तकनीकी को लागू किया उस कंपनी में। और उस कंपनी में
और इस चीज़ को लागू करने के बाद में क्या हुआ, वो कंपनी बहुत ज़्यादा उस कंपनी की जो स्थिति थी बहुत अच्छी तरीके से सुधर गई थी, वो कंपनी बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई थी। इस वजह से क्या कहा गया है, हमारे जो फेयोल हैं उनको प्रबंध सिद्धांतों का जनक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही इन सिद्धांतों की शुरुआत की गई थी, इसीलिए उनको इस सिद्धांत का जनक माना गया है। अब फेयोल के सिद्धांत के कुछ निम्न सिद्धांत हैं जो कि इस प्रकार हैं। फर्स्ट आपका आता है कार्य का विभाजन। इस सिद्धांत के अनुसार कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटकर उन्हें योग्य एवं अनुभवी व्यक्तियों को सौंप देना चाहिए, ताकि जटिल कार्य सरल हो जाए तथा व्यक्ति एक ही कार्य को बार बार करके उसका विशेषज्ञ बन जाए, जिससे उनकी कार्य क्षमता बढ़ेगी। क्या है, यहाँ पे कार्यों का विभाजन कर देना चाहिए। कार्य का विभाजन करने के बाद में उनको ऐसे व्यक्तियों जो उनके योग्य हैं, ऐसे वर्कर्स को देना जो उनके योग्य हैं, उनको छोटे छोटे हिस्सों में करके उनके योग्य व्यक्तियों को सौंप देना चाहिए, जिससे कि क्या होता है, कार्य जो होता है वो जटिल कार्य जो होता है वो जटिल ना होकर सरल कार्य हो जाता है, बहुत आसान कार्य हो जाता है। और ऐसे में क्या होता है, उस कार्य को आसानी से पूरा भी कर लिया जाता है, और अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा उस कार्य को अगर हम पूरा करते हैं तो जो उस कार्य में स्पेशल होता है वो अगर उस कार्य को पूरा करता है तो कार्य आसानी से पूरा भी होता है और बिना किसी कमी के पूरा होता है। इसीलिए कहा गया है कि कार्यों को पहले छोटे छोटे भागों में करना और उनके अनुभवी और योग्य व्यक्तियों को सौंप देना। नेक्स्ट है आपका अधिकार एवं उत्तरदायित्व। अधिकार एवं उत्तरदायित्व एक दूसरे से संबंधित है। अधिकार का अर्थ निर्णय लेने की शक्ति से है, उत्तरदायित्व का अर्थ जवाबदेही से। अधिकार के साथ ही उत्तरदायित्व का उत्पन्न होता है। अधिकार एवं उत्तरदायित्व क्या है, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, और अधिकार का अर्थ है निर्णय लेने से और उत्तरदायित्व का अर्थ है जवाबदेही से। अधिकार के साथ ही उत्तरदायित्व का जन्म हुआ था। हमारा जो अधिकार है उसका अर्थ होता है निर्णय लेना और उत्तरदायित्व का अर्थ होता है जवाबदेही, और अधिकार के साथ ही उत्तरदायित्व का उत्पन्न हुआ था। नेक्स्ट आपका आता है अनुशासन। कर्मचारी द्वारा संगठन के नियमों का पालन कर्मचारियों द्वारा संगठन के नियमों का पालन करना अनुशासन कहलाता है। इन सिद्धांत के अनुसार उच्च अधिकारियों तथा कर्मचारियों दोनों को ही संगठन द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना चाहिए। संगठन में अनुशासन बनाए रखने के लिए सभी स्तरों पर अच्छे पर्यवेक्षक नियुक्त करने चाहिए। कहने का मतलब है कर्मचारियों द्वारा संगठन के नियमों का पालन करना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको उस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनका पालन करना चाहिए और अनुशासन बनाए रखना चाहिए, उसे ही हम अनुशासन कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार उच्च अधिकारियों तथा कर्मचारियों दोनों को ही संगठन द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना चाहिए। इसमें क्या कहा गया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन के जो उच्च अधिकारी होते हैं और जो वर्कर्स होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, दोनों ही संगठन द्वारा बनाए गए जो नियम होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनका पालन करना चाहिए। और उसका पालन करने के बाद सभी स्तरों पर अच्छे पर्यवेक्षक नियुक्त करने चाहिए। पालन करने के साथ साथ उस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी स्टेप्स हैं, जितनी भी वैकेंसीज हैं, उन सभी पर अच्छे पर्यवेक्षक को नियुक्त करना चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है आदेश की एकता। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को एक समय पर केवल एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होने चाहिए तथा उसे केवल उसी अधिकारी के प्रति जवाबदेही होना चाहिए। इससे कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच संबंध स्पष्ट हो जाता है। सिद्धांत के अनुसार, प्रिंसिपल के अनुसार क्या है, प्रत्येक कर्मचारी, उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों को एक समय पर केवल एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होना चाहिए। एक कर्मचारी को सिर्फ एक ही अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए और उसी अधिकारी को उन्हें जवाबदेही होना चाहिए, उसी अधिकारी को उनको वापस से उस कार्य का जवाब देना होना चाहिए। इससे क्या होता है, कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच में जो संबंध होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से स्पष्ट हो जाता है और दोनों के बीच में जो संबंध होता है वो भी बहुत अच्छा बन जाता है। नेक्स्ट आपका आता है निर्देश की एकता। निर्देश की एकता सिद्धांत के अनुसार एक ही तरह के कार्यों को एक ही समूह में रखना चाहिए तथा उनका एक ही अध्यक्ष एवं एक ही योजना होनी चाहिए। इससे विभिन्न कार्यों में एकता तथा समन्वय स्थापित करने में सहायता मिलती है। निर्देश की एकता के सिद्धांत के अनुसार क्या कहा गया है कि एक ही तरह के कार्यों को एक ही समूह में रखना चाहिए। जितने भी कार्य होते हैं सब डिफरेंट कार्य होते हैं, तो सभी कार्यों को मिक्स नहीं करना चाहिए।
एक कार्य को एक ही ग्रुप में रखना चाहिए, एक ही समूह में रखना चाहिए तथा उनका एक ही अध्यक्ष होना चाहिए। उस कार्य की योजना करने के लिए क्या होना चाहिए, एक ही अध्यक्ष होना चाहिए। इससे क्या होता है, विभिन्न कार्यों में एकता तथा समन्वय स्थापित करने में सहायता मिलती है। इससे क्या होता है, आपके जो डिफरेंट कार्य होते हैं उसमें एकता और समन्वय स्थापित करने में क्या मिलता है, सहायता मिलती है। नेक्स्ट आपका आता है सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण। इस सिद्धांत के अनुसार संगठन हितों को कर्मचारियों के हितों की तुलना में ऊपर मानना चाहिए और पहले संगठन के हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए। कर्मचारियों, क्योंकि व्यवसाय कर्मचारियों से अधिक जरूरी होता है। कहने का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के जो हित होते हैं और कर्मचारियों के जो हित होते हैं, दोनों की तुलना में हमको क्या करना चाहिए, नेक्स्ट आपका आता है उचित व्यवस्था। उचित व्यवस्था का अर्थ है सही व्यक्ति को सही काम सौंपना तथा सही वस्तु को सही स्थान पर रखना। इससे भौतिक संसाधनों तथा मानव संसाधनों का उचित प्रयोग होता है और संसाधनों की बर्बादी कम होती। अतः फेयोल के अनुसार संगठन में उचित व्यवस्था होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि उचित व्यवस्था का अर्थ है सही व्यक्ति को सही काम सौंपना, जो व्यक्ति जिस काम के लायक है उसको वही काम देना, और सही वस्तु को सही स्थान पर रखना। जो आपकी वस्तु है उसको उसी स्थान पर रखना जहां पर वो रखी गई है। इसीलिए बोला गया है सही वस्तु को सही स्थान पर रखना। इससे क्या होगा कि भौतिक संसाधनों तथा मानव संसाधनों, आपके जो दो संसाधन होते हैं, एक भौतिक और दूसरा मानव, उन दोनों का उपयोग जो होता है वो उचित हो जाता है, उसकी जो बर्बादी होती है वो बहुत कम हो जाती है। इसीलिए फेयोल के अनुसार कहा गया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में उचित व्यवस्था होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट आपका आता है समता। इस सिद्धांत के अनुसार प्रबंधकों को कर्मचारियों के साथ एक समान, निष्पक्ष तथा मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। प्रबंधकों को कर्मचारियों के साथ किसी भी तरह की जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। यदि प्रबंधक कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार करते हैं तथा किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करते हैं तो कर्मचारी अपने कार्य को पूरी निष्ठा से साथ करते हैं, पूरी निष्ठा के साथ करते हैं या फिर उसको पूरा करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि प्रिंसिपल के अनुसार ये बोला गया है कि प्रबंधकों को क्या करना चाहिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑनर होते हैं, जो प्रबंधक होते हैं, उनको अपने वर्कर्स के साथ में एक समान और एक निष्पक्ष तथा मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। किसी भी प्रबंधक को अपने वर्कर्स के साथ में किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे वो जाति हो, लिंग हो या फिर किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, प्रबंधक तथा कर्मचारियों के बीच में एक अच्छा व्यवहार उत्पन्न होता है, दोनों के बीच में एक अच्छा संबंध स्थापित हो जाता है, जिससे कि क्या होता है, वो अपने कार्य को बिना किसी भेदभाव के पूरा करते हैं और पूरी निष्ठा के साथ पूरा करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व। इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व होना चाहिए। कर्मचारियों को बार बार उनके पद से नहीं हटाना चाहिए। कर्मचारियों को बार बार उनके पद से हटाने से उनमें असुरक्षा की भावना पैदा हो जाती है, जिससे वे अपने कार्यों पर सही से ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसीलिए उनके कार्यों की सुरक्षा का विश्वास दिलाया जाना चाहिए ताकि उनका अधिकतम योगदान मिल सके। कहने का मतलब यह है कि कर्मचारी जो होते हैं, जो कार्य कर रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, जो वर्कर्स कार्य कर रहे हैं, उनको बार बार उनके पद से नहीं हटाना चाहिए। कभी उनको बहुत ऊपर पद पे रख दिया, फिर उनको दोबारा से हटाकर नीचे पद पर रख दिया या फिर उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा क्या होता है, अगर आप उनके साथ में बार बार ऐसा करते हैं, उनको उनके पद से बार बार हटाते हैं, तो उनको क्या होता है, उनको असुरक्षा की भावना पैदा हो जाती है। उनको लगता है कि कहीं आप उनको उस कंपनी से, उस ऑर्गेनाइजेशन से हटा ना दें, जिससे क्या होता है, उनके अपने जो कार्य होते हैं वो सही से नहीं पूरे हो पाते। क्यों? क्योंकि वो अपने कार्यों में सही से ध्यान नहीं दे पाते। इसलिए उनकी कार्य की सुरक्षा का विश्वास उनको हमेशा दिलाना चाहिए, ताकि वो अपना उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अधिकतम से अधिकतम योगदान दे सके। नेक्स्ट आपका आता है पहल क्षमता का अर्थ है स्वयं अभिप्रेरणा की दिशा में पहला कदम उठाना। सबसे पहले अभिप्रेरणा की दिशा में पहला कदम उठाना है। इस सिद्धांत के अनुसार संगठन में कर्मचारियों को पहल करने का अवसर प्रदान करना चाहिए, अर्थात कर्मचारियों को योजना बनाने, सुझाव देने व उनको लागू करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। इससे कर्मचारी प्रेरित होते हैं।
अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कर्मचारी, कोई भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो उनको अगर मोटिवेट करना है या फिर मोटिवेट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले उनको पहल देना चाहिए, पहला कदम उठाने की पहला कदम उठाने का जो योगदान होता है, जो अवसर होता है, वो प्रदान करना चाहिए। क्यों? जिससे कि क्या होगा, कर्मचारी अपनी योजना बनाने में आपको बता सकते हैं, उसमें सुझाव दे सकते हैं कि आप इस काम को इस तरीके से करें और इस तरीके से करें तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो आपको अपना सुझाव दे सकते हैं। और सुझाव देने के साथ साथ उनको भी लगता है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तभी उनको ये मौका मिला है कि वो उस कार्य में अपना सुझाव दे सकें। इससे क्या होता है, कर्मचारी बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और मोटिवेशन के साथ में उस ऑर्गेनाइजेशन के कार्य को पूरा करते हैं और उसके जितने भी गोल्स होते हैं उनको अचीव करने में अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सहयोग की भावना। इस सिद्धांत के अनुसार प्रबंधकों को कर्मचारियों में टीम भावना, एकता तथा सहयोग की भावना का विकास करने पर बल देना चाहिए। प्रबंधकों को सामूहिक कार्यों को बढ़ावा देना चाहिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रबंधक होते हैं उनको क्या करना चाहिए, कर्मचारियों में टीम भावना करनी चाहिए, एकता तथा सहयोग की भावना का विकास करना चाहिए और उसके साथ साथ प्रबंधकों को सामूहिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए समझाना चाहिए। उनको क्या करना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी जो प्रबंधक होते हैं उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर्स को टीम भावना, एकता तथा सहयोग की भावना का विकास करने पर बल देना चाहिए। जिससे क्या होगा, प्रबंधकों को सामूहिक कार्यों को बढ़ावा देने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट आपका आता है टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध। सबसे पहले हम पढ़ते हैं टेलर का परिचय। F.W. टेलर 1856-1915 के बिटवीन मिडवेल स्टील वर्कर्स में कम समय में ही मुख्य अध्यक्ष के पद पर पहुंच गए थे। जो हमारे टेलर का परिचय है उसमें क्या है, F.W. टेलर जो थे, उनका पूरा नाम F.W. टेलर है, वो 1856 से लेके 1915 के बिटवीन मिडवेल स्टील वर्कर्स में कम समय में ही एक मुख्य अध्यक्ष के पद पर पहुंच गए थे। उन्होंने ये जाना कि कर्मचारी अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि वहाँ पे जो कर्मचारी, जो वर्कर्स हैं, वो अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं तथा प्रबंधकों और श्रमिकों की एक दूसरे के प्रति नकारात्मक सोच है। वहाँ पे और उस ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रबंधक हैं और जो श्रमिक हैं, जो वर्कर्स हैं, उन दोनों की एक दूसरे के प्रति कैसी सोच है, नकारात्मक सोच है। इसीलिए उन्होंने विभिन्न प्रयोगों के आधार पर वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकों का विकास किया। इसीलिए उन्हें वैज्ञानिक प्रबंध का जनक माना जाता है। कहा गया है कि जो हमारे टेलर का परिचय उसमें बोला गया, F.W. टेलर 1856 से लेकर 1915 के बिटवीन मिडवेल स्टील वर्कर्स में बहुत ही कम समय में एक मुख्य अध्यक्ष के पद पर पहुंच गए थे। और उन्होंने फिर उस कंपनी में देखा कि उस कंपनी के जो वर्कर्स हैं, वो उनकी जो क्षमता है, उनकी जो एलिजिबिलिटी है, उससे भी बहुत कम कार्य कर रहे हैं। और उस कंपनी के जो प्रबंधक हैं और श्रमिक हैं, उन दोनों के बीच में कैसा है, उन दोनों के बीच में जो एक सोच है वो कैसी है, नकारात्मक सोच है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, विभिन्न प्रयोगों के आधार पर वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकों का विकास किया। और इसी वजह से वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकों का विकास जो उन्होंने किया है, इसीलिए उनको इसका जनक माना गया। वैज्ञानिक प्रबंध का जो जनक है वो किसको माना गया, हमारे टेलर को माना गया है। अब वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत, जिसमें आपका फर्स्ट आता है विज्ञान ना कि अंगूठा टेक नियम। विज्ञान ना कि अंगूठा टेक नियम। इस सिद्धांत के अनुसार कार्य करने के लिए पुरानी तकनीकों का ही प्रयोग करते नहीं इस सिद्धांत के अनुसार कार्य करने के लिए पुरानी तकनीकों का ही नहीं प्रयोग करते रहना चाहिए, बल्कि हर समय नए प्रयोगों द्वारा नई तकनीकों की खोज कर कार्य को सरल बनाना चाहिए तथा प्रबंधकों द्वारा लिए गए निर्णयों, तथ्यों पर और हर कार्य वैज्ञानिक जांच पर आधारित होने चाहिए, न कि निजी विचार और अंगूठा टेक नियमों पर। कहने का मतलब है कि इस सिद्धांत के अनुसार जो कार्य हैं वो कैसे करने चाहिए, हमेशा पुरानी जो तकनीक होती हैं उन पर नहीं करते रहना चाहिए, नई तकनीकों का प्रयोग करते रहना चाहिए और नई तकनीकों का प्रयोग कर खोज कर उस पर हमें कार्य करना चाहिए। जिससे क्या होगा, हमारे कार्य जो हैं वो धीरे धीरे सरल बनते जाएंगे। और सरल बनने के साथ साथ प्रबंधकों द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं वो किस तथ्यों पर आधारित होने चाहिए, प्रबंधकों द्वारा जो निर्णय लिए जाने चाहिए वो इस तथ्य पर आधारित होने चाहिए कि वो वैज्ञानिक जाँच की गई है या नहीं की गई है। नहीं ऐसे ही अपनी सोच के अनुसार निर्णय ले लेना चाहिए। वो निर्णय ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अंगूठा टेक निर्णय हो, मतलब उस निर्णय के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता और आपने निर्णय ले लिया,
तो उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन भी लॉस में जाएगी और वो कंपनी दिवालियापन में भी आ जाएगी, और उसके साथ साथ उस कंपनी को बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में भी जोखिम देखना पड़ सकता है, और क्या पता उसी टाइम उस कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ जाए। इसीलिए हमेशा नई तकनीकों का प्रयोग करते रहना चाहिए, और जो निर्णय लेने चाहिए वो वैज्ञानिक तथ्यों पर होने चाहिए, वैज्ञानिक जांच पर होने चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है मैत्री ना कि विवाद। इस सिद्धांत के अनुसार संगठन के अंदर ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिससे कर्मचारी तथा प्रबंध की एक दूसरे के प्रति सकारात्मक सोच पैदा हो और वे एक दूसरे को अपना पूरक समझे। इसके लिए कर्मचारी तथा प्रबंध के बीच टीम भावना का विकास करना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार क्या बोला गया है कि संगठन के अंदर ऐसा वातावरण होना चाहिए, ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए जिससे कि कर्मचारी और प्रबंध एक दूसरे के प्रति कैसे हो, सकारात्मक हो। वो दोनों एक दूसरे के प्रति कैसा सोचे, सकारात्मक सोचे, और उनके अंदर एक सकारात्मक सोच पैदा हो। वे एक दूसरे को अपना क्या समझे, पूरक समझे, और इसके लिए कर्मचारी तथा प्रबंध के बीच टीम भावना का विकास करना चाहिए। कर्मचारियों तथा प्रबंध दोनों के बीच में कौन सा विकास करना चाहिए, टीम भावना का विकास करना चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है सहयोग ना कि व्यक्तिवाद। इस सिद्धांत के अनुसार प्रबंध तथा श्रमिकों के बीच प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग की भावना होनी चाहिए ताकि कार्य को आसानी से किया जा सके। उन्हें समझना चाहिए कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। इसके लिए यदि कर्मचारियों की तरफ से कोई भी सुझाव आता है तो प्रबंध को उससे सुनना चाहिए तथा कर्मचारियों को प्रबंधक द्वारा लिए गए निर्णयों का सम्मान करना चाहिए। कहने का मतलब है कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रबंधक तथा श्रमिक दोनों के बीच में जो प्रतियोगिता का स्थान होता है उसको एक ऐसी भावना उत्पन्न करनी चाहिए कि दोनों प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग की भावना दें। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंपटीशन होता है तो उसमें क्या हो, वो दोनों प्रबंधक और श्रमिक दोनों क्या करें, एक दोनों सपोर्ट करें, वो भी एक भावना से, न कि अलग अलग भावना से। दूसरा, ताकि कार्य को आसानी से किया जा सके। इससे क्या होगा, आपका जो कार्य है वो बहुत आसानी से हो सकेगा। और उन्हें समझना चाहिए कि दोनों एक दूसरे की ज़रूरत है। उनको ये समझना चाहिए कि प्रबंधक और श्रमिक जो है वो दोनों एक दूसरे की ज़रूरत है। इसके लिए यदि कर्मचारियों की तरफ से कोई सुझाव आता है तो प्रबंध को उसे सुनना चाहिए तथा कर्मचारियों को प्रबंधक द्वारा लिए गए निर्णयों का सम्मान करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो कर्मचारियों और प्रबंधक और श्रमिक हैं उन दोनों को क्या करना चाहिए, जो भी प्रतियोगिता होती है, कोई भी कंपटीशन होता है तो उस स्थान पर एक सहयोग की भावना होनी चाहिए। सहयोग की भावना होने के साथ साथ उन्हें ये समझना चाहिए कि वो दोनों एक दूसरे की ज़रूरत है। और ज़रूरत होने के साथ साथ कर्मचारियों की तरफ से अगर कोई सुझाव आता है तो वो प्रबंध को सुनना चाहिए, और प्रबंध की तरफ से या फिर प्रबंधकों की तरफ से कोई सुझाव आता है तो कर्मचारियों को भी उनका सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका अधिकतम कार्य क्षमता तथा श्रमिकों का विकास। टेलर के अनुसार कर्मचारियों को उनकी योग्यता, कार्य करने की क्षमता तथा उनकी कुशलता के अनुसार कार्य सौंपना चाहिए ताकि उनकी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए समय समय पर उन्हें प्रशिक्षण देते रहना चाहिए। अधिकतम कार्य क्षमता तथा श्रमिकों का विकास का मतलब यह है कि कर्मचारियों को उनकी योग्यता के अनुसार, जो कर्मचारी जिस योग्य उनको उसी योग्यता के अनुसार तथा उनकी क्षमता और कुशलता के अनुसार उन्हें कार्य सौंपना चाहिए। और उसके साथ साथ क्या है, उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए उनको समय समय पर प्रशिक्षण देते रहना चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है वैज्ञानिक प्रबंध की पद्धतियाँ। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत को व्यवहार में लेने के लिए टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध की पद्धतियों का विकास किया जो कि निम्नलिखित है, जिसमें फर्स्ट आपका आता है क्रियात्मक फॉर्मेनशिप। ये पद्धति पूर्ण रूप से विशिष्टीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। ये पद्धति किस पर आधारित है, पूर्ण रूप से विशिष्टीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। इस पद्धति में संगठन के सभी कार्यों को छोटे छोटे भागों में बांटकर विशेषज्ञों को सौंप दिया जाता है ताकि विशिष्टीकरण का लाभ प्राप्त किया जा सके। इसमें क्या होता है कि जो आपके कार्य होते हैं उनको छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, और डिवाइड करने के बाद में जो उस कार्य के लिए स्पेशलिस्ट हैं उनको उस कार्य को सौंप दिया जाता है। इससे क्या होता है, आपका कार्य भी आसान हो जाता है और विशिष्टीकरण का लाभ भी आपको प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है आपका टेलर के अनुसार कार्य को दो भागों में बांटा गया। फर्स्ट, नियोजन विभाग तथा उत्पादन विभाग। टेलर के अनुसार कार्य को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। पहला आपका नियोजन विभाग और दूसरा उत्पादन विभाग। नियोजन विभाग को नियोजन अधिकारी तथा उत्पादन विभाग को उत्पादन अधिकारी को। मतलब क्या गया, नियोजन विभाग को किसे दिया गया, नियोजन अधिकारी को, और उत्पादन विभाग को किसे दिया गया, उत्पादन अधिकारी को।
जिसके अंतर्गत 4 अन्य विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया। इन दोनों के अंदर क्या किया, 4 स्पेशलिस्ट को नियुक्त किया गया। इन दोनों के अंदर नियोजन विभाग को नियोजन अधिकारी के दिया गया और नियोजन अधिकारी के अंदर में 4 स्पेशलिस्ट को नियुक्त किया गया। वैसे ही उत्पादन विभाग को उत्पादन अधिकारी को दिया गया और उसके अंदर भी 4 स्पेशलिस्ट को नियुक्त किया गया, जो कि अपने कार्य में विशेष होते हैं, जो कि क्या होते हैं, अपने कार्यों में विशेष होते हैं। अब नेक्स्ट है आपका नियोजन विभाग के कुछ विशेष कार्य। फर्स्ट है आपका कार्य मार्ग लिपिक। विशेषक का कार्य का क्रम निश्चित करना होता है। विशेषक का कार्य क्या होता है, कार्य का क्रम निश्चित करना। सेकंड, संकेत कार्ड लिपिक। इसका कार्य संदेश कार्ड, जो हमारा मैसेज कार्ड होता है, उसको तैयार कर उन्हें टोली नायकों को सौंपना। जो हमारे जो संदेश कार्ड होता है उनको जो ले जाता है उनको सौंपना। तथा कार्य की प्रकृति, वृद्धि, प्रयोग की सामग्री व मशीनों की सूचना देना। संकेत कार्ड लिपिक जो होता है, जो मैसेज कार्ड होता है, उसको क्या करना होता है, उसको इससे पहले तैयार करना होता है, फिर टोली नायकों को सौंपना होता है। उसके बाद में कार्य की प्रकृति, विधि, प्रयोग की सामग्री व मशीनों की सूचना देना भी इसका कार्य होता है। नेक्स्ट आपका आता है समय एवं लागत लिपिक। यह लिपिक निश्चित करता है कि एक विशेष कार्य को करने में कितना समय लगेगा तथा कितनी लागत खर्च होगी। ये क्या बताता है, ये हमें ये बताता है कि किसी स्पेशल कार्य को करने में कितना समय लगेगा और उसमें कितनी लागत खर्च होगी। नेक्स्ट आपका आता है अनुशासन अधिकारी। यह कार्य के द्वारा उसकी व्यवस्था की निगरानी करता है, अर्थात ये देखना कि कार्य व्यवस्थित ढंग से हो रहा है या नहीं। ये क्या करता है, जो हमारे कार्य होता है उसकी व्यवस्था की निगरानी करता है और निगरानी करने के साथ साथ ये भी देखता है कि कार्य ठीक से हो रहा है, व्यवस्थित ढंग से हो रहा है या फिर नहीं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका उत्पादन विभाग के विशेषज्ञ एवं उनके कार्य, जिसमें फर्स्ट आपका आता है टोली नायक। श्रमिकों के टोली के नेता को टोली नायक कहते हैं। श्रमिकों के जो टोली के नेता होते हैं उनको क्या कहा जाता है, टोली नायक कहते हैं। जिनका मुख्य कार्य ये निश्चित करना होता है कि उत्पादन के प्रत्येक साधन प्रयोग की अवस्था में है या नहीं। उनका क्या कार्य होता है, उनका ये निश्चित करना होता है कि उत्पादन के प्रत्येक जो साधन है वो प्रयोग की अवस्था में है या फिर नहीं। नेक्स्ट होता है आपका गति नायक। गति नायक का कार्य ये देखना होता है कि श्रमिक अपना कार्य निर्धारित समय में कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। मरम्मत नायक का कार्य यह देखना है कि सभी मशीनों व औजारों का काम कार्य योग्य अवस्था में है या फिर नहीं। नेक्स्ट है आपका निरीक्षक नियंत्रण के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों को करता है। क्या करता है, निरीक्षक नियंत्रण के अंतर्गत जितने भी कार्य किए जाते हैं उनको करता है, जैसे कि कार्य की जांच करना, प्रमापों को वास्तविक कार्यों से मिलाना, सुधारात्मक कार्यवाही आदि को करना। नेक्स्ट आपका आता है कार्य का प्रमापीकरण। इसके अंतर्गत कार्य को एक ही गुणवत्ता लेन के लिए विभिन्न क्रियाओं के संबंध में प्रमापों का निर्धारण किया जाता है, जैसे किसी कार्य में लगने वाला अधिकतम समय का निर्धारण करना। अब आपके प्रमापीकरण के कुछ उद्देश्य हैं, जिसमें फर्स्ट आपका है उत्पादों को निश्चित प्रकार, आकार, विशेषताओं को बनाए रखने के लिए क्या करना, उत्पादों के निश्चित प्रकार को, आकार को और उसकी विशेषताओं को बनाए रखना। नेक्स्ट आपका आता है उत्पादों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग को संभव करना। उत्पाद जो होते हैं, हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग को संभव करना। नेक्स्ट होता है आपको लोगों व मशीनों के प्रमाप निश्चित करना। लोग जो होते हैं, हमारे जो वर्कर्स होते हैं, उनको और मशीनों के जो प्रमाप होते हैं उन दोनों को निश्चित करना। थर्ड आपका पॉइंट आता है सरलीकरण। सरलीकरण में क्या होता है, सरलीकरण से अभिप्राय अनावश्यक कार्यों की समाप्ति से है, जैसे उत्पाद का अनावश्यक वजन, गुण, आकार व प्रकार आदि से है। इसका अभिप्राय क्या है, हमारे जितने भी अनावश्यक कार्य होते हैं जो जरूरी नहीं है उनको समाप्त करना, जैसे उत्पादक का अनावश्यक वजन, उसका वजन ज़्यादा है, उसका गुण, उसका आकार, उसका प्रकार, इन सभी चीज़ों से है। नेक्स्ट आपका है सरलीकरण के कुछ उद्देश्य। फर्स्ट है आपका श्रमिकों का ध्यान आवश्यक कार्य की ओर केंद्रित करना, दूसरा मशीनों में मितव्ययता लाना और तीसरा श्रमिक लागत में कमी करना। फोर्थ पॉइंट आपका आता है कार्य पद्धति अध्ययन। इसके अंतर्गत किसी विशेष कार्य को करने के लिए सर्वोत्तम विधि की पहचान की जाती है, जिससे कि उत्पादन लागत को न्यूनतम व उत्पाद की गुणवत्ता को अधिकतम किया जा सके। नेक्स्ट गति अध्ययन। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य उन अनावश्यक हरकतों को समाप्त करना है। क्या करना है, उन अनावश्यक, इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य होता है उन अनावश्यक हरकतों को समाप्त करना जो कि किसी कार्य की प्रक्रिया की गति को धीमा करता है। क्या करता है, किसी कार्य की
प्रक्रिया की जो गति होती है, प्रोसेस की जो गति होती है, स्पीड होती है, उसको धीमा करती है, जिससे कर्मचारियों की योग्यता का सही उपयोग किया जा सके। इसमें बताया गया है कि आपकी जो अनावश्यक हरकतें हैं उनको समाप्त किया जा सके, जिससे कि क्या है, जो आपकी वर्क करने की जो प्रोसेस है उसमें जो गति की जो धीमी हो जाती है, जो स्पीड कम हो जाती है, उसको कम किया जा सके, जिससे क्या होता है, आपकी कर्मचारियों की जो योग्यता है उसका सही उपयोग किया जा सके। नेक्स्ट आपका आता है समय अध्ययन। इसका अभिप्राय यह निर्धारित करना है कि कार्य को करने में कितना प्रमापित समय की आवश्यकता होगी, ताकि समय की बर्बादी को कम किया जा सके और अतिरिक्त समय का उपयोग नव प्रवर्तन में किया जा सके। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे किसी भी कार्य को करने में कितना समय लग रहा है, इस चीज़ को देखना, और देखने के बाद में ये देखना कि उस कार्य को करने में जो एक्स्ट्रा समय लग रहा है उसकी बर्बादी को कम किया जा सके। उससे क्या होगा, आप उस समय को नए प्रवर्तन में, नए कार्य करने में उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका थकान अध्ययन। थकान अध्ययन के अंतर्गत एक विशेष काम के दौरान आराम की अवधि व उसकी आवृत्ति का निर्धारण किया जाता है। इसमें क्या है, अध्ययन के अंतर्गत एक विशेष काम के दौरान आराम की अवधि व उसकी आवृत्ति का निर्धारण किया जाता है। आराम की व्यवस्था से कर्मचारियों की कार्यकुशलता का स्तर बना रहता है और उन्हें पुनः शक्ति प्राप्त होती है। इससे क्या होता है, जो कर्मचारी होते हैं उनकी कार्यकुशलता का स्तर, कर्मचारियों की कार्यकुशलता का स्तर जो है वो हमेशा बना रहता है और उन्हें क्या होता है, दोबारा से शक्ति प्राप्त होती है। नेक्स्ट आपका आता है विभेदात्मक मजदूरी पद्धति। यह पद्धति कर्मचारियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से अपनाई गई है। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को वेतन उनकी कार्य करने की दर के हिसाब से देनी चाहिए। इसमें क्या होता है, कर्मचारियों का जो वेतन है उनके कार्य करने की जो दर होती है उसके हिसाब से देना चाहिए। जो श्रमिक प्रमापित माप से कार्य करता है, कम कार्य करता है, प्रमाणित माप से कम कार्य करता है, उसको कम मजदूरी, और जो श्रमिक प्रमाप के समान कार्य करता है उसे सामान्य वेतन, और जो अधिक कार्य करने वाले हैं उसको अधिक वेतन देना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ ये समझाया गया है कि जो मजदूर, जो वर्कर जैसा काम कर रहे हैं, कम काम कर रहा है तो कम वेतन, सामान्य काम कर रहा है तो सामान्य वेतन, अधिक काम कर रहा है तो अधिक वेतन, उसको इस तरीके से श्रमिक देना चाहिए, उसको इस तरीके से वेतन देना चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है मानसिक क्रांति। मानसिक क्रांति से अभिप्राय श्रमिक व अधिकारी वर्ग की मानसिक स्थिति में परिवर्तन से है। इसका मतलब क्या है कि अधिकारी वर्ग के जो श्रमिक अधिकारी होते हैं उनके वर्ग की जो मानसिक स्थिति है उसके परिवर्तन से, अर्थात श्रमिकों की सोच अधिकारियों के प्रति बदलने की और अधिकारियों की सोच श्रमिकों के प्रति बदलने की दोनों ही पक्षों में सहयोग, मित्रता व सहभागिता की भावना का होना। मतलब क्या है कि दोनों के बीच में, अधिकारी और श्रमिक दोनों के बीच में जो सोच बदलती है, दोनों के पक्षों में जो सहयोग है, मित्रता है, वो सहभागिता की भावना जो है वो हमेशा होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है टेलर एवं फेओल के योगदान का तुलनात्मक अध्ययन। दोनों के बीच का तुलनात्मक अध्ययन, समानता है, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है प्रबंधकीय समस्याओं का समाधान। दोनों प्रबंधकों द्वारा प्रबंधकीय समस्याओं का समाधान करने के लिए अपने अपने सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है। इसमें क्या किया है, टेलर और फेओल दोनों के द्वारा क्या किया, अपने अपने सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है, जिससे क्या है, फेओल के द्वारा 14 प्रबंध के सिद्धांत और टेलर के द्वारा वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। दोनों ने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं, किस लिए, प्रबंधकीय समस्याओं का समाधान करने के लिए। नेक्स्ट आपका आता है व्यवहारिक पक्ष पर बल। फेओल व टेलर दोनों के ही द्वारा प्रबंध के सिद्धांतों को व्यवहार में लेन देन पर जोर दिया गया है। दोनों के द्वारा क्या किया गया है, जो व्यवहार में लेन देन है उस पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट आपका आता है अच्छे औद्योगिक संबंधों पर बल। प्रबंध के 14 सिद्धांत व वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत दोनों में ही श्रमिक व स्वामी में अच्छे व्यावसायिक संबंध को बनाने पर बल दिया गया। दोनों द्वारा क्या किया गया है, स्वामी में अच्छे व्यावसायिक संबंध को बनाने पर बल दिया गया, श्रमिक व स्वामी दोनों पर ही। जिसमें आपका आता है भिन्नताएं, अंतर का आधार, टेलर और फेओल। नेक्स्ट आपका आता है, इसमें आपके कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है संबंध में क्या है, उत्पादन, कारखाना, क्षेत्र से संबंधित। नेक्स्ट उच्च स्तरीय प्रबंध से संबंधित। सेकंड पॉइंट है आदेश की एकता, जिसमें आपका क्या आता है, आदेश की एकता का उल्लंघन होता है, सख्ती से पालन होता है। थर्ड आपका आता है सार्वभौमिकता, जिसमें क्या है, टेलर के सिद्धांत केवल कुछ ही परिस्थितियों में लागू होते हैं, जबकि फेओल के सिद्धांत सार्वभौमिक है। रचना का आधार, जिसमें क्या है, वैज्ञानिक ढंग से अवलोकन व प्रयोग पर आधारित है और व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है। टेलर का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, वैज्ञानिक ढंग से अवलोकन व प्रयोग पर आधारित है, और फेओल का जो है व्यक्तिगत अनुभव
पर आधारित है। ध्यान का केंद्र इसमें क्या है, टेलर के द्वारा उत्पादकता में वृद्धि करने पर है और फ्यूल के द्वारा प्रशासन में सुधार पर है। व्यक्तिगत इसमें टेलर के द्वारा वैज्ञानिक है और फ्यूल के द्वारा क्या है, पेशेवर है। इसी के साथ में आपका ये चैप्टर सब खत्म होता है। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।